स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so we were doing investment planning in the last class. We are going to continue with that topic. We are going to do financial instruments today. So different financial instruments जो होते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे. What is a financial asset? एक हम assets हम बार-बार बोलते हैं ना securities में invest कर रहे हैं, assets में invest कर रहे हैं. So let's try to understand first what is that. A financial asset is a document or certificate of title which represents the underlying physical asset. For example, fixed deposits in banks, equity shares, RBI bonds. So basically आप क्या कर रहे हो? आप एक asset खरीद रहे हो. आपको उसका एक title मिल रहा है that it which says that this now belongs to you. When a person makes an FD in a bank, तो एक document generate होता है उसके बाद. अगर आप बैंक में जाके करवाएंगे या नेट बैंकिंग से भी करेंगे, तो जब एक बार एफडी आप बुक कर देते हो, डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, योर नेम, योर अकाउंट नंबर, द अमाउंट यू हैव पुट इन द एफडी, उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, मैच्योरिटी पे उसकी कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, नॉमिनी कौन है एंड सो ऑन. तो एक तरह से वो ना एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल बन जाता है आपका. ठीक है. ऐसे ही आपको कोई बॉन्ड्स खरीदते हो या कोई शेयर्स खरीदते हो तो उसकी भी आपको एक तरह से एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आ जाती है. सो दैट हैज बिकम योर एसेट नाउ. या फिर नहीं, आपका वो जो एक एसेट है, जैसे कंपनी के बहुत सारे शेयर्स होते हैं, यू आर नॉट गोइंग, यू विल बाय ओनली अ फ्यू शेयर्स. कंपनी के तो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स में शेयर्स होते हैं. यू बाय से आपने 100 शेयर्स खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे, तो एक आपकी क्या है, उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर आपकी थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंटेशन में आ जाती है दैट इट ऑल्सो बिलोंग्स टू यू. The most liquid form of financial assets are currency notes and coins, जो हम everyday basis पे जो cash deal कर रहे हैं. And the long term investments are comparatively less liquid. यानी कि liquidity के terms में सोचो, liquidity क्या है? It refers to the ease of conversion to cash with little or no cost and minimum delay. So what we are saying is, think about the end to end सोचो. सबसे ज्यादा liquid चीज क्या है? आपके हाथ में जो cash है, जो notes हैं, coins हैं. और सबसे कम लिक्विड क्या है? जो आपकी मैक्सिमम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है. आपने 10 साल का, 20 साल के कोई बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, किसी को लोन दिया हुआ है बैंक ने अगर, तो वो लॉन्ग टर्म है. दे आर लेस लिक्विड बिकॉज यू कैन नॉट कन्वर्ट देम इनटू कैश विदाउट, जब तक उनका टर्म ऑफ मेच्योरिटी पीरियड हैज नॉट फिनिश्ड. You cannot convert it into cash before that because it is a contract. बैंक में अगर आप एफडी भी करते हैं तो उसमें भी आप मान लीजिए आपने 1 साल की एफडी की है तो आपको 1 साल के बाद अपना मनी वापस मिलेगा. देयर आर केसेस व्हेन इट इज अलाउड, व्हेन द बैंक अलाउज यू टू विड्रॉ अर्लियर, देन उसका इंटरेस्ट वो अकॉर्डिंगली कट भी, कुछ चार्जेस एंड इंटरेस्ट वो डिडक्ट भी कर देते हैं. बट इन केस ऑफ यू कैन से बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, जो सब होते हैं, उनका एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है. दे विल नॉट रिडीम बिफोर दैट. So they are comparatively less liquid. Okay. Securities are documentary evidence, including the digital form of ownership of financial assets. अब देखो, आपने ये financial assets खरीदे हैं अलग अलग, तो इनकी एक कोई फिजिकल कॉपी भी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है. जो आजकल हम ऑनलाइन अगर सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उनकी डिजिटल कॉपी आती है आपके पास. सो दे आर बेसिकली द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ दैट. इन इंडिया सिक्योरिटीज, तो देखो देयर इज अ वेरी सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा दोनों चीजों में. इन इंडिया सिक्योरिटीज आर डिफाइंड बाय द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956. तो SCRA में बताया सिक्योरिटीज क्या क्या होती हैं. शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, स्क्राइप्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट. यानी कि इसके अंदर आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे शुड बी मार्केटेबल, यानी कि आप इन्हें मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं एट वट एवर प्राइस, जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, या जो भी होता है. तो इसमें शेयर्स में आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, शेयर्स में आपके इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड हो सकता है, लॉन्ग बॉन्ड्स यूजुअली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ही होते हैं. स्क्राइप्स होती हैं, इट इज ऑल्सो लाइक अ सर्टिफिकेट जिसमें यू इट बेसिकली सेज दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड टू अ कंपनीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एंड वो एक होल्डिंग सर्टिफिकेट होता है आपका. इट इज मोर लाइक, वो इक्विटी में भी हो सकता है, वो यूजुअली इक्विटी में ही होता है, दैट बेसिकली यू हैव ownership of your possession of certain number of shares or securities.
डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स कि वो भी यूजुअली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, राइट? सो एंड हु दे आर इशूड बाय एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी में तो हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। बॉडी कॉर्पोरेट अदर फॉर्म्स ऑफ जो एंटिटीज होते हैं, एलएलपीज होते हैं, पार्टनरशिप होता है, and all of that. Okay, then they include derivatives. Derivatives are also a special kind of financial instruments जहाँ पे which are more risky but also provide a higher good rate of return. इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. Government securities, the government also issues different kinds of bonds and securities to borrow money from the general public, and in return of that वो अपने policy holders को, अपने bond holders को interest देते हैं उन चीजों पे, and maturity period के end पे their money is paid back. Units or any other instrument issued by an investment scheme. उसके अलावा आपके banks, आपके financial institutions होते हैं different जो and the central government as well. They keep coming up with different kinds of investment schemes कि म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स आ रही हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, ई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की स्कीम आ रही है, या फिर डिफरेंट बॉन्ड्स में की इन्वेस्टमेंट्स की स्कीम आ रही है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम्स हो गई. So all of those things are also part of securities. Securities are tradable or exchangeable in the marketplace. The nature of reward from these investments is either fixed like debt or variable like equity. मैंने बोला ना कि आपकी ये मार्केटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटीज की, तभी जो एक इन्वेस्टर है he has the confidence that yes, what I'm going to buy as my investment I will be able to sell. ऐसा नहीं होगा कि मैं मार्केट में उसे बेचने जाऊं एक साल के बाद and there is no person to buy it or I have to sell it at a very low price वो consistently. तो दैट मार्केटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मार्केट होनी चाहिए इन चीजों की जहां पे इनको हम खरीद सकते हैं, हम इन्हें बेच सकते हैं. The nature of reward from them is either fixed or variable. अब देखो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ना वो उस पर मेंशन्ड होता है दैट 5% बॉन्ड्स हैं, 7% डिबेंचर्स हैं, इट्स लाइक दैट. But in case of equity, what is happening is you are simply buying certain amount of shares for a certain price of any company from the stock exchange. अब उसमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं जरूरी नहीं है हर बार मिलेगा ही मिलेगा, और हर बार फिक्स डिविडेंड मिलेगा वो भी नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तब कंपनी सोचती है कि ठीक है हम थोड़ा सा डिविडेंड भी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं. देन दे डिसाइड हाउ मच डिविडेंड दे वांट टू गिव, एंड अब द कंपनी हैव रन इनटू लॉसेस, देन वो डिविडेंड तो कहाँ से ही देंगे, बल्कि उल्टा उनका जो शेयर प्राइस है वो भी फॉल हो जाता है. तो इन दैट केस इफ अ पर्सन wants to sell that time तो उनको लॉस हो जाएगा. मान लीजिए किसी ने 100 रुपीज का शेयर खरीदा था, company incurred losses in that year. After 6 months the price has fallen to 85. Now the investor will not want to sell that share because उनको लॉस हो रहा है. तो या तो unless they need money, अगर उनको पैसा चाहिए 6 महीने बाद तो वो सेल कर देंगे, लॉस पे सेल करेंगे, क्या करें. Otherwise he will say that okay मैं होल्ड कर लेता हूँ कुछ टाइम के लिए, I will sell it after another 1 month, 3 months, 6 months, whatever they want to do. So that is why the reward from equity investments is always variable. You cannot say that it is fixed. Debt के केस में fixed होता है कि maturity के बाद अगर आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है तो आपको 1000 रुपीज मिलेंगे या 1100 मिलेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट में होता है. इंटरेस्ट मिलेगा तो 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, that is also fixed beforehand. So that is why the reward from debt investments is always fixed, but from equity it is variable. Debt is the obligation by a borrower, person or company or legal person to pay a specific amount of money to a lender. Debt का मतलब क्या है? एक borrower है और एक lender है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि borrower उनसे एक amount of money borrow कर रहे हैं एंड उनको कुछ टाइम के बाद एक इंटरेस्ट रेट पे कितने ईयर्स के बाद या कितने मंथ्स के बाद वापस कर देंगे. ओके, सो देयर इज वन बोरोवर. ये बोरोवर एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक लीगल एंटिटी हो सकती है, ठीक है. एंड दूसरा जो लेंडर है दैट विल बी अनदर पर्सन, बैंक और कंपनी. ओके, दिस ऑब्लिगेशन में इंक्लूड द मैनर ऑफ रीपेमेंट, द टर्म ऑफ लोन, इंटरेस्ट रेट एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटी. मैनर ऑफ रीपेमेंट की अच्छा
वो उनको कैसे देंगे वापस? मान लीजिए एक 5 years का डेट है, सो हाउ इट विल बी गिवन आउट? इट विल बी गिवन आउट आइदर इन द फॉर्म ऑफ कि they will repay the money after 5 years, or they will give them some other instrument of equal value कि अच्छा डिपेंड अगर डेट था तो मैं आपको 1 लाख रुपीज का अगर लोन है मैं आपको शेयर्स दे दूंगा अपनी कंपनी के, या फिर गोल्ड दे देंगे या रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी दे देंगे उतनी वैल्यू की. सो मैनर ऑफ रीपेमेंट ये बिफोर हैंड अग्रीड अपॉन होना चाहिए. टर्म ऑफ द लोन कितने ईयर्स के बाद ही विल पे योर मनी बैक. इंटरेस्ट रेट मीन टाइम में 5 साल तक उस पर कितना इंटरेस्ट वो लेंडर को वापस देंगे एनुअली. एंड द अंडरलाइंग सिक्योरिटी और कोलैटरल गारंटी. जितने भी लोन्स होते हैं ना, स्पेशली जो बिग लोन्स होते हैं, बैंक्स हमेशा सिक्योर्ड लोन्स देना प्रेफर करते हैं. what that means to say is, if you want to borrow a certain amount of money, the bank needs some security, some collateral from you, that in case a person fails to repay the loan, तो बैंक क्या करेंगे, जो उनका कोलैटरल था बैंक उसको सीज कर लेता है एंड दे विल सेल इट ऑफ इन द मार्केट, उसकी बिडिंग करेंगे ताकि बैंक को अपना पैसा वापस मिल जाए. अदरवाइज द बैंक विल गो इनटू लॉसेस इफ पीपल कीप डिफॉल्टिंग ऑन द पेमेंट ऑफ देयर लोन्स. That is why the underlying security is very important in any issuance of debt. Okay, वो अलग अलग types of instruments में अलग अलग तरह से वेरी करती है वैसे. Now गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज होती हैं कि गवर्नमेंट डिफरेंट बॉन्ड्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है. सो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल ऑफ दैट टू गेट मोर मनी टू रन द कंट्री, राइट. कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? अगर ये बॉन्ड्स डिबेंचर्स सब कंपनीज इशू कर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज हो गई. इसमें कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं. वी टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होता है? जो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी कर सकता है, एक कंपनी भी कर सकती है. दैट बैंक्स प्रोवाइड investors with a higher rate than the regular savings account until a given maturity date. Fixed period होता है कि 7 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन की, 45 days की, 6 महीने की, 1 साल की, 1.5 साल की, 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की. The tenure of the FD banks determine करते हैं. If you go to ask any bank या उनकी वेबसाइट पे आप देखोगे, they always prepare a chart कि इतने पीरियड का FD होगा और इतने से इतने अमाउंट तक का है, तो this will be the interest rate on it. So it's a fixed rate, it's a fixed period, and you have given your money in advance. सब कुछ बहुत systematically हो रहा है. They are considered to be very safe investments because banks will not default on the repayment of that deposit. जब एक डिपॉजिटर एक इन्वेस्टर वापस जाएगा बैंक अपना पैसा वापस लेने मैच्योरिटी पे, बिकॉज आपको बैंक्स में कॉन्फिडेंस है कि मैंने अपना बैंक में डिपॉजिट किया, अगर एफडी बनाया है, रिकरिंग डिपॉजिट दिया है, सिंपली सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखा है, तो अ पर्सन विल बिलीव दैट हिज और हर मनी इज सेफ. बिकॉज बैंक्स ने अगर डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, व्हाट विल हैपन? देयर हैव बीन केसेस इन द पास्ट कि बैंक्स बंद हो गए, उनके जो अकाउंट होल्डर्स थे दे वेंट इनटू लॉसेस बिकॉज बैंक्स वर लाइक आई विल नॉट बी एबल टू रीपे योर मनी. तो बैंक्स क्या करते हैं? डिपॉजिटर्स का पैसा लेके दे यूज इट टू गिव आउट लोन्स, राइट, बिकॉज बैंक्स नीड टू अर्न मनी. इफ द बैंक के लोन्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू रीपे द लोन्स टू द बैंक, तो वो अपने डिपॉजिटर्स को वापस कैसे देंगे? एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, द बैंक विल शट डाउन. द पीपल who have accounts with those banks will lose their money, right? So all of in this इसीलिए कहते हैं ये वाला सिनेरियो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है. So that is why relatively speaking, generally speaking, they are considered to be very safe investments. Okay. अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? Money market instruments are debt securities that generally give the owner the unconditional right to receive a stated fixed sum of money on a specified date. देखो मनी मार्केट में भी हमने इतना तो पता है कि वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे, ठीक है. वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेंड हो रहा है एंड इट विल बी गिवन बैक. These instruments usually are traded at a discount in the organized markets. The discount is dependent on the interest rate and the time remaining to maturity. तो क्या होता है यूजुअली मनी मार्केट में क्या करते हैं, जैसे मान लो 100 रुपए का बॉन्ड है, तो व्हाट दे विल से इज इन्वेस्टर को वो कहता है आप 90 रुपीज में हम आपको दे रहे हैं एट ए डिस्काउंट. 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, 90 रुपीज में इन्वेस्टर उसे खरीद लेता है. देन
3 मंथ्स के बाद इन्वेस्टर से वो वापस बॉन्ड रिडीम करके उनको 100 रुपीज दे देते हैं। कितना पैसा कमाया उन्होंने 3 महीने में? 10 रुपीज। 100 रुपीज 90 रुपीज में खरीदा और 100 रुपीज में बेचा। इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। तो इससे कह रहे हैं कि यूजुअली दे आर ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट। 100 रुपए का ही अगर मान लो 100 रुपए पे खरीदा और 100 रुपए पे बेच दिया, तो हो सकता है वो बीच में शायद को इंटरेस्ट देंगे, या एंड ऑफ द ईयर में 100 रुपीज की जगह उनको 105 रुपीज या 1010 रुपीज देंगे 3 महीने बाद। बट यूजुअली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है? ये जो फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू का डिफरेंस है, यानी कि जो 100 रुपीज में आपने फाइनली रिडीम किया एंड 90 रुपीज में उन्होंने परचेज किया था, तो जो डिफरेंस है 10 रुपीज, दैट बिकम्स द इंटरेस्ट अर्नड बाय द इन्वेस्टर इन दोज 3 months. So this discount is dependent on the interest rate and the time remaining to the maturity. तो obviously what I'm giving you is a hypothetical example. Usually क्या होता है, वो decide करते हैं कि अच्छा 1 महीने बाद मुझे पैसा वापस देना है, 45 days बाद देना है, 6 months में देना है, 3 months में देना है. Depending on all of that, the issuer will decide how much interest rate they will give them for the maturity period. Instrument included are the instruments such as treasury bills, commercial and financial paper, bankers acceptance, negotiable certificate of deposits. तो अब हम इनको one by one देखेंगे which one is it, with original maturities of 1 year or less, क्योंकि मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए. तो अब let's see what is about all of them. Treasury bills or T-bills are issued by the Reserve Bank of India on the behalf of the central government for raising money. They have short-term maturity with highest up to 1 year. Currently, T-bills are issued with 3 different maturity periods: 91 days, 182 days and 1 year. तो ट्रेजरी बिल्स क्या है? गवर्नमेंट के तरफ से आरबीआई इशू कर रहा है. शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी देखो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल. व्हाट इज डन हियर इज दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मान लीजिए 1000 रुपीज का टी बिल है, they are issuing them at 900 rupees. 1 ईयर के बाद वो 1000 रुपीज पे उसको रिडीम कर देंगे. तो अगर इन्वेस्टर ने शुरू में 900 रुपीज से खरीदा था, उसको 1 साल के बाद 1000 रुपीज वापस मिलेंगे. At the maturity, the investor gets the face value amount. ठीक है? This difference between the initial value and the face value is the return earned by the investor. They are the safest short-term fixed income investments as they are backed by the government of India. Right? Because इतनी बड़ी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोगों को ये थोड़ी लगेगा कि मेरा पैसा वापस नहीं देगी गवर्नमेंट. दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड हाईली सेफ, और शॉर्ट टर्म है, और जितनी सेफ्टी है उतना ज्यादा, इसीलिए जो है गवर्नमेंट भी आपको इंटरेस्ट रेट भी इसमें नॉमिनल होता है बहुत ज्यादा. ठीक है? देन द नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर्स. लार्ज कंपनीज एंड बिजनेसेस इशू प्रॉमिसरी नोट्स टू रेज कैपिटल टू मीट शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड्स. इसे कहता है कमर्शियल पेपर. शॉर्ट टर्म पीरियड इंस्ट्रूमेंट है ये भी. यूजुअली इसको बड़े बड़े कंपनीज और बिजनेस हाउसेज हैं वो इशू करते हैं. दे हैव high credit rating, owing to which the commercial papers are unsecured, with companies' credibility acting as security for the financial instrument. हमने भी collateral की security की बात की ना. They are saying that in case of commercial paper, usually only highly reputed companies and businesses issue them. Okay? तो इसीलिए investors are confident enough that yes, हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा. इसमें कोई security नहीं मिल रही है investor को. They are unsecured. But because these firms are very high in credit ratings बनती होंगी, because they are very big firms, तो इनकी credit rating अच्छी है, market में reputation अच्छी है, they have credible standing in the market, which itself acts as security. क्योंकि अगर what happens is एक बहुत बड़ी कंपनी एक छोटे से commercial paper का अगर repayment time पे नहीं कर पाई, तो investors will be lose confidence in their credibility. तो उनका पता चला market में share price ही fall हो जाएगा. So in order to maintain its own reputation, in order to maintain its credit rating, the company will repay its commercial paper on time. Okay? Corporates and financial institutions can issue CP, commercial paper. CPs have a fixed maturity period ranging from 7 days to 270 days. ठीक है? मतलब 1 साल से अंदर अंदर हो गया. ये भी 7 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 200 दिन का भी हो सकता है. However, investors can trade this instrument in the secondary market. They offer relatively higher returns compared to that from the treasury bills. देखो treasury bills जो है they are the safest options.
तो क्योंकि वो गवर्नमेंट दे रही है उन्हें और उसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा है, तो उसमें जो रिटर्न होती है बहुत नॉमिनल होती है, उससे थोड़ी ज्यादा रिटर्न मिलती है कमर्शियल पेपर में। ठीक है, कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म है, तो यू कैन नॉट से यू विल गेट ह्यूज रिटर्न्स। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रिटर्न आपको मिल जाती है, एंड दे आर ऑल्सो ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट में कमर्शियल पेपर्स भी हैं जिनको बाय और सेल किया जा सकता है। Certificate of deposit. What are CDs? They are financial assets issued by banks and financial institutions. देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर में एक चीज है, कमर्शियल पेपर बिजनेसेस और कंपनीज इशू कर रही हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर रहे हैं। They offer a fixed interest rate on the investment amount. The primary difference between a CD and the FD is that of the value of the principal amount that can be invested. The former is issued for large sums of money, 1 lakh or in multiples of 1 lakh thereafter. Former कौन सा? CD. CD की बात हो रही है। देखो, फिक्स डिपॉजिट भी बैंक में ही होती है, कमर्शियल डिपॉजिट सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी वो कह रहे हैं बैंक इशू करता है ये सर्टिफिकेट। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द टू? जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो लार्ज सम ऑफ मनी के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट तो आप 10,000 रुपए की भी कर सकते हो, 5,000 की भी कर सकते हो, 50,000 की भी कर सकते हो, 5 lakhs की भी कर सकते हो। बट इन केस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 lakhs या 1 lakhs के मल्टीपल्स में होती है सिर्फ और सिर्फ। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, बैंक यहाँ पे शॉर्ट टर्म में लार्ज सम ऑफ मनी यूज कर रहे हैं, एंड दे ऑफर अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑन दैट अमाउंट। Because of the restrictions on the minimum investment amount, CDs are more popular among organizations than individuals who are looking to park their surplus for short term and earn interest on the same. क्योंकि एटलीस्ट 1 लाख या 2, 5, 10, 50 lakhs इस तरह से सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए हो रहे हैं, 1 साल से कम के लिए हो रहे हैं वो। तो व्हाट विल हैपन इज यहाँ पे इंडिविजुअल्स प्रेफर लेस कि वो अपना पैसा सीडीज में इन्वेस्ट करें। सो इट्स मोर अमंग द कंपनीज, अमंग मोर द ऑर्गेनाइजेशंस जो सीडीज यूज खरीदती हैं बैंक्स के। ठीक है, बिकॉज उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अपना कहीं पे लगाना है, अगेन दे नीड द मनी बैक फॉर देयर ओन बिजनेस, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है। The maturity period ranges from 7 days to 1 year if issued by banks. Other financial institutions can issue a CD with maturity ranging from 1 year to 3 years. Other financial institutions कौन से होते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, राइट? फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं। दे आर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो 1 से 3 साल कर सकते हैं, बैंक्स यूजुअली 7 days से मैक्सिमम 1 year के लिए इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। The next is repurchase agreements. Repurchase agreements को एक repo agreements भी बोला जाता है। Try to understand this carefully. इसमें क्या होता है, 2 लोग हैं, यहाँ पे एक A person और एक B है। So Mr. A is selling a security to Mr. B. लेकिन वो एडवांस में प्रॉमिस कर रहे हैं मिस्टर बी को कि मैं आपसे ये सिक्योरिटी ना वापस खरीद लूंगा। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ सेलिंग बाइंग हो रही है। तो डिफरेंस क्या हो गया कि पहले आपने बेच दिया, फिर बाद में वापस ही खरीद लिया, तो लेकिन वो प्राइजेस अलग अलग होंगे। मिस्टर बी उनसे खरीद रहे हैं ना, तो मिस्टर बी से पहले वो मिस्टर ए जो है, जो सेल कर रहा है, वो हो सकता है वो पहले कम प्राइस पे बेचेगा, ठीक है, और वो बाद में ज्यादा प्राइस पे खरीद लेगा। तो जो डिफरेंस हो गया, वो जिस पर्सन से उन्होंने खरीदा या बेचा, वो उस पर्सन को उनकी इनकम हो गई। Repurchase agreements are a formal agreement between two parties. When one party sells a security to another with the promise of buying it back at a later date. किस दिन खरीदेंगे, किस प्राइस पे खरीदेंगे, ये पहले से डिसाइड हो जाएगा। जब सेल कर रहे हैं ना, ये तभी डिसाइड हो जाएगा कि मैं आपसे वापस बाय करूंगा, इतने प्राइस पे बाय करूंगा और इतनी इस डेट पे बाय करूंगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड अ सेल बाय ट्रांजैक्शन. The seller buys the security at a predetermined time and amount, which also includes the interest rate at which the buyer agreed to buy the security. मतलब वही बात हो गई, जैसे मैंने आपको टी-बिल्स के केस में बताया ना कि सस्ते में वो खरीद रहे हैं और बाद में बेच रहे हैं महंगे पे, राइट? सेम बात है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग पहले हो रही है, सस्ते में बेच रहे हैं फिर महंगे में खरीदेंगे। तो जिस पर्सन से आपने सेल किया था और उनसे वापस बाय किया, उनके लिए वो इनकम हो जाएगी। जो डिफरेंस है वो एक तरह से इंटरेस्ट हो गया उनके लिए। The interest rate charged by the buyer for agreeing to buy the security is called the repo rate. Repos come in handy when the seller needs funds for short term,
he or she can just sell the securities and get the funds to dispose. The buyer gets the opportunity to earn decent returns on the invested money. सेलर को क्या हो गया, उनको इमीडिएटली पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज बेच दी, उनको पैसा मिल गया वापस. अब एक हफ्ते बाद मान लो उन्होंने वापस बाय कर लिया और एक हायर प्राइस पे बाय कर लिया, तो उनको इमीडिएट डिस्पोजल पे जो पैसा मिल गया था उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट पे कर दिया इन्वेस्टर को. दैट इज अबाउट रीपर्चेज अग्रीमेंट्स. बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है? It is a financial instrument produced by an individual or company in the name of the bank. क्या होता है यहाँ पे? It requires the issuer to pay the instrument holder a specified amount on a predetermined date ranging from 30 to 180 days starting from the date of issue of the instrument. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक बैंक की गारंटी है. किसी भी बैंक का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, तो किसी को बैंक एक्सेप्टेंस मिला है. So what they will do is they will go to the bank and उसका एक प्राइस होगा जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस. इट इज अ सर्टिफिकेट, काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट. सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ द बैंक. वो बैंक के पास उसे लेके जाएंगे, कितने दिन के, किस डेट पे लेके जाएंगे, कितने अमाउंट का वो है वो पहले से डिसाइडेड होगा. एक महीने का भी, एक 30 to 180 days, 1 to 6 months starting from the date of issue of the instrument. It is issued at a discounted price and the actual price is paid at the maturity to the holder. The difference between the two is the profit made by the investor. So I told you, what usually happens is you are issuing a certain kind of a security at a lower price and then it is redeemed at its par value or face value. तो जो difference होता है उससे कह देते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट है. अलग से कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है, बस सस्ते में खरीद के बाद में वापस एक्चुअल प्राइस दे दिया. दैट इज द प्रॉफिट, दैट इज द इनकम फॉर द इन्वेस्टर. ये होते हैं सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स. लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं. द कंपनी यूजेस लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ग्रोथ, heavy investment and future planning. They generally have a period of financing for more than 5 years. These instruments have a charge on the assets and also bear an interest paid regularly. ये कंपनी की पर्सपेक्टिव से आपको बता रहे हैं ये. अगर एज एन इन्वेस्टर सोचो कि आप एक कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हो, मतलब आपको 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और वो एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं कि कंपनी के एसेट्स, कंपनी अगर आपको वापस आपका पैसा नहीं दे पाई 5 साल बाद, कंपनी विल सेल देयर एसेट्स एंड पे योर मनी बैक. ओके, सो दे आर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ लेट्स सी व्हाट द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर. डिबेंचर्स क्या होते हैं? इट इज द मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. They carry a fixed interest rate on the finance raised by the company through this mode of the debt instrument. They are generally raised for a minimum period of 5 years. समझ आ गया डिबेंचर्स क्या है? सिंपली एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, वो इशू ऐसा होता है, उसका नाम यूज होता है 7% डिबेंचर्स ऑफ दिस कंपनी. ओके, तो मैं, if I am an investor, I am buying the debentures of ABC Limited for 7%. तो 5 years तक मुझे मेरे 100 रुपीज पे, मान लीजिए 100 रुपीज का डिबेंचर है, 7 रुपीज मिलते रहेंगे एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर मुझे 100 रुपीज अपना वापस मिल जाएंगे. या अगर वो किसी और वैल्यू पर रिडीम होना है तो वो हायर वैल्यू वापस मिल जाएगी. Bonds क्या होता है? Bonds are just like debentures, but the main difference is that bonds are issued by the government, central bank, and large companies, and they are also backed by securities, which means they have a charge over the company's assets. Bonds और debentures में देखो सेम चीज हो रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है. डिफरेंस क्या है? बॉन्ड्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या फिर आपका सेंट्रल बैंक इन इंडिया, दैट इज आरबीआई, और बड़ी कंपनीज ही उन्हें इशू करती हैं. Small companies do not issue bonds generally. Okay. Long term loans, एक पर्सन किसी को लॉन्ग टर्म, एक बड़ा बिजनेसमैन है वही किसी को लॉन्ग टर्म लोन दे सकता है ताकि उसको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता रहे. एक बैंक ही दे सकता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही दे सकता है. इट इज यूज्ड बाय कंपनीज टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो बैंक्स के लिए फाइनेंशियल एसेट्स हैं. इट इज नॉट अ फेवरेबल ऑप्शन as the companies have to mortgage their assets to the bank. बैंक से अगर एक इंडिविजुअल लोन ले रहा है और एक कंपनी या फिर लोन ले रही है, उन्हें एक सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए उन्होंने 20 years का लोन लिया, इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, दे हैव टेकन अ लोन फॉर 20 years. बैंक विल आस्क देम टू गिव सम कोलैटरल, सम मॉर्गेज ऑफ देयर एसेट्स, ताकि बैंक उन्हें सेल करके अपना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर वो एक नॉन परफॉर्मिंग एनपीए बन जाता है, बैंक शुड बी एबल टू सीज दैट एसेट टू गेट इट्स मनी बैक.
Interest rates are also high as compared to debentures in case of long term loans. ठीक है? Equity shares क्या होता है? Now coming back to the equity side. अब ये सारे हमने debt के discuss कर लिए, short term और long term के. Now we will look at what is equity. Equity stands for ownership. Investing in companies via shares gives the investors the opportunity to receive a capital gain or loss. If the company prospers, it will grow large and the value of the shares will rise. अगर आप किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं कोई, तो वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, उसके उनको ओनरशिप मिल जाती है उसमें. 10 शेयर्स खरीदे हैं तो 0.1% भी अगर ओनरशिप मिल गई तो 0.1% ओनरशिप है. It gives the investors the opportunity to receive a capital gain or loss. क्या होगा अगर आपने मान लीजिए 50 रुपीज का किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उसकी शेयर की वैल्यू एक महीने बाद 57 रुपीज हो गई है, आपको कैपिटल गेन हो गया, आपने एक महीने बाद बेचा 7 रुपीज, 45 ही रह गई है एक महीने बाद, तो कैपिटल लॉस हो गया. If the company prospers, it will grow large and the value of the shares will also rise. If the company is doing well, कंपनी काम बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो उनके जो शेयर्स मार्केट में शेयर प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगे. Then investor will be able to sell them at a higher price and make profit by way of capital gain. Like I said कि एक महीने बाद अगर उन्होंने देखा 57 रुपीज हो गया, उनको उन्होंने एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट किया था तो सेल कर देंगे. इफ द इन्वेस्टर डिसाइडेड नहीं मैं तो एक साल के लिए आई विल होल्ड दीज शेयर्स एंड देन आई विल सेल इट, तो एक साल बाद वो देखेंगे कि अच्छा इफ द शेयर्स हैव इंक्रीज्ड, द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड, देन इट्स वेरी गुड, इट इज कैपिटल गेन फॉर देम. They may also receive dividends from the surplus profits of the company. In case of poor performance, companies may skip the dividend payment. An investor may also face the financial loss if the share price falls below the buying price. Like I told you in the beginning, that fixed nahi, variable income hai equity. Fixed है debt, variable equity है, क्योंकि it is dependent on the profits. आपकी income आपको dividend, एक बार हो सकता है कंपनी बोले कि डिपेंडिंग ऑन द शेयर प्राइस उसका 1% मिल रहा है, राइट? मान लीजिए 10 रुपीज डिविडेंड मिला किसी कंपनी से, नेक्स्ट ईयर 50 रुपीज डिविडेंड भी हो सकता है, 25 मिल गया, लेट्स बी ओके, पर शेयर के अकॉर्डिंग आई एम टेलिंग यू. ओके, तो कंपनीज डिक्लेयर करते हैं पर शेयर पे वो 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज ऐसे डिविडेंड देते हैं. तो कंपनी विल ओनली बी एबल टू पे डिविडेंड्स व्हेन दे एक्चुअली अर्न सम प्रॉफिट, अदरवाइज दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन. अगर लॉसेस हुआ तो वो डिविडेंड तो नहीं देंगे. एंड डिविडेंड इज नॉट अ प्री डिटरमाइंड, पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा. इट इज नॉट द केस, राइट? एंड लॉसेस हो जाएंगे तो दे कैन स्किप द डिविडेंड पेमेंट एंड इन्वेस्टर कैन ऑल्सो फेस अ लॉस if the share price falls below the buying price. So like I told you, if somebody bought a company share for 100 rupees, 3 महीने बाद उसकी वैल्यू 40 रुपीज रह गई, 60 रुपीज कम हो गया, समथिंग हैपेंड इन द कंपनी, शेयर प्राइस इतना ज्यादा गिर गया. अब इन्वेस्टर को अगर पैसे की जरूरत है, उसे सेल करना पड़ गया, तो उनको तो लॉस हो गया ना. तो इन दैट केस ये कैपिटल गेन की जगह उल्टा लॉस हो जाएगा. Equity shareholders have a residual claim on the income assets of the company. आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा, आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा होगा, so वहाँ पे you would always seen कि जब बात होती है when the winding of the company is done or if a company is getting dissolved या फिर company is paying dividends, so what usually happens is company सबसे पहले debentures, bonds, long term loans जो हैं, liability debts जो हैं, सबसे पहले वो पे ऑफ करते हैं. Then they go to preference shares. Preference shareholders के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, that they have a preferential right in the event of जब capital company वापस देगी तो वो अपने preference holders को उनका पैसा पहले वापस देगी. The last comes the equity shareholders. इसीलिए बोल रहे हैं residual claim on the income and assets. अगर कंपनी profits बांट रही है, इंटरेस्ट पे करेगी सबसे पहले वो अपने डेट का, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, उसके बाद बचे हुए अमाउंट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. सिमिलरली इफ द कंपनी इज गेटिंग वाइंड अप, तो सबसे पहले दे विल पे ऑफ ऑल देयर लायबिलिटीज, दे विल पे ऑफ देयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर. After that, whatever amount of money is left will be paid to the equity shareholders. If it is not left, तो हो भी सकता है कि equity shareholders loss में चले जाएं. Usually ऐसा होता नहीं है. That's a very residual claim करने का जो meaning है, I'm trying to explain to you only that. Okay, तो होता है residual claim on the income and assets of the company. What are warrants? एक share warrants भी होता है. A warrant provides holders with an option to purchase a company's share
at a predetermined price at a future date without any obligation to actually purchase the share. So what happens here is एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेंशन्ड है कि आप इस पर्टिकुलर डेट पे जाके इस शेयर को खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई कंपल्शन नहीं है. देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू एक्चुअली परचेज द शेयर ऑन द फ्यूचर डेट. यू मे डिसाइड, आपको वारंट मिल गया था, शेयर वारंट, कि आप ले सकते हो. यू बिकेम द वारंट होल्डर दैट यू विल बी एबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट ट्रेडिंग प्राइस. आपके वारंट में लिखा है, मान लो मार्केट में 120 रुपीज का कोई शेयर सेल हो रहा है, आपको वारंट मिला हुआ है 105 रुपीज का, 15 रुपए सस्ते में आपको खरीदने को मिल रहा है. फिर पता चला मार्केट में उस दिन डेट है 100 रुपीज, लेकिन फिर भी आपको 105 पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाई देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू एक्चुअली परचेज द शेयर ऑन द फ्यूचर डेट. इफ द मार्केट प्राइस इज लेसर देन दैट, द पर्सन विल वांट टू बाय फ्रॉम द मार्केट नॉट यूजिंग देयर वारंट. So it's just simply a document which gives that option. Warrants not exercised turn into expired and invalid piece of paper. It simply becomes a useless piece of paper जो खत्म हो जाएगा एक बार उसकी जब डेट पास हो जाएगी. Hybrid securities क्या है? This has characteristics of both debt and equity. For example, convertible debentures. हम debentures और liabilities में डिस्कस कर रहे थे ना, मोड ऑफ रीपेमेंट डिस्कस होता है. तो कन्वर्टेबल, व्हाट आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? मान लीजिए कि कंपनी ने 5 years डिबेंचर्स इशू किए, कन्वर्टेबल बोला उन्हें, तो क्या करेंगे वो 5 साल तक उस पर इंटरेस्ट रेट देते रहेंगे वो डिबेंचर होल्डर को. आई एम एन इन्वेस्टर, आई परचेज सम कंपनीज डिबेंचर्स, दे सेड दे विल गिव मी इंटरेस्ट फॉर 5 years. 5 साल तक मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा. 5 साल के बाद वो डिबेंचर्स का जो मनी वैल्यू रिटर्न करने की बजाय वो मुझे कंपनी के शेयर्स दे देंगे उतनी ही इक्वल वैल्यू के. व्हाट इज हैपनिंग इज डेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. पहले मेरे पास इक्विटी शेयर्स नहीं थे, पहले मेरे पास डिबेंचर्स थे. कंपनी की साइड से सोचो, पहले कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए थे, अब कंपनी ने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करके इक्विटी बना दिया, राइट? सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटीज. व्हाट इज रियल एस्टेट? रियल एस्टेट क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, एक हाउसिंग में भी हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. इट इंक्लूड्स हाउसिंग, सॉरी, इट इंक्लूड्स होल्डिंग्स इन रेंटल प्रॉपर्टी एंड लैंड. दिस कैन बी हाउसिंग और द कमर्शियल प्रॉपर्टी दैट इज रेंटेड आउट टू अदर्स. क्या कर रहे हैं कि a person simply has a lot of money, they are buying some property, फिर उसको वो रेंट पे दे देता है, तो उससे उनको रेंट मिलता रहता है. कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई शॉप खरीद ली, कोई ऑफिस स्पेस खरीद लिया, कोई लैंड खरीद लिया एंड वो किसी को और दूसरे पर्सन को रेंट पे दे दिया, तो वहां से उनको रेगुलरली इनकम आती रहती है. Some individuals purchase a second home or apartment and rent it out to generate additional income every year, right? Because they are going to give it हर महीना कॉन्ट्रैक्ट जो है रेंट अग्रीमेंट के हिसाब से उनको रेंट मिलता रहेगा. सम इंडिविजुअल्स परचेज लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट. किसी ने लैंड ही खरीद लिया पूरा कि चलो जमीन खरीद लेते हैं, यहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, या सिंपली उसको सेल ही कर देंगे 5 साल बाद. वट एवर द गोल्स ऑफ द इन्वेस्टर. In addition, they earn a capital gain if they sell the property at a higher price. Obviously, that is why it is like an investment for them. किसी ने कोई घर खरीदा हुआ है, कोई फ्लैट खरीदा हुआ है, या फिर कोई ऑफिस स्पेस परचेज किया हुआ है जिसको वो रेंट पे देते जा रहे थे. आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे डिसाइड कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा है, दे डिसाइड, या फिर उन्हें मनी की जरूरत है एंड इट इज सेलिंग एट अ प्रॉफिट, सो दे विल गेट अ कैपिटल गेन. किसी ने अगर मान लो 1 लाख रुपीज का एक अपार्टमेंट लिया था फॉर एग्जाम्पल, एंड आफ्टर वो रेंट पे उसको यूज कर दे रहे जा रहे थे हर साल, तो उनको एवरी ईयर देयर इट वाज जनरेटिंग इनकम फॉर देम. एंड आफ्टर 6-7 years दे सी दैट द वैल्यू इज नाउ 1,50,000, तो उन्होंने उसको सेल कर दिया, तो 50,000 का उन्हें कैपिटल गेन हो गया. The value of a home changes over time as per supply and demand. When demand for homes increases, their values tend to rise because प्राइसेस किसी भी चीज के कैसे डिटरमाइन होते हैं, दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स, द सप्लाई एंड डिमांड जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा. व्हेन डिमांड जब ज्यादा बढ़ती है किसी भी चीज की तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं. होम्स मार्केट में सस्ते कब मिलेंगे? जब बेचने के लिए तो बहुत सारे घर हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तब क्या होता है, प्राइसेस कम हो जाता है. डिमांड बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी ना. So that's how the value of a home or any kind of real estate property, commercial or residential, changes. The return earned on a home depends on the original payment price, the financing, the real estate commission, and the tax effects.
प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि 1 लाख रुपीस का खरीदा था, 1,50,000 का बेच दिया। प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उससे नहीं अकाउंटिंग हो सकती उसकी। ओरिजिनल पेमेंट प्राइस, कई बार क्या होता है, आपने लोन पे 1 लाख, तो मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया, घर खरीदा किसी ने मान लीजिए 50 लाख का, तो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेंगे। तो अब बैंक से लोन लिया, किस टाइप का लोन लिया, कितने ईयर्स का लोन लिया, कितने इंटरेस्ट का लोन लिया, वो सब आपकी कॉस्ट है। फिर ओरिजिनल पेमेंट में आप एक डाउन पेमेंट भी करते हैं। बैंक आपको पूरा लोन तो कभी नहीं देता है, बैंक वांट्स एटलीस्ट 10%, 15%, 20% या जितना भी आप करना चाहो, एक डाउन पेमेंट की जाती है, राइट। वो कितनी की थी, रियल एस्टेट एजेंट कमीशन, जो जिस एजेंट के थ्रू आप घर ढूंढ रहे हैं या प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, they always charge you commission when you want to buy or sell something, okay? So how much amount you paid to that estate agent. And finally tax effects, taxes लगते हैं, transaction property tax लगेगा, income tax में आपकी transaction जाएगी, GST भी लग सकता है किसी ना किसी चीज पे. So all kinds of taxes which will be imposed on that transaction. तो आपकी total return after accounting for all of these, you have to check कि is it worth selling now? Am I actually getting a profit after accounting for all of these costs from my selling price? Then the investor will decide on selling it for capital gains or not. So that is how investment in real estate actually works. Now derivatives. Derivatives क्या हैं? They are more sophisticated, they are more return and risky instruments. A derivative is an instrument whose value is derived from the value of one or more underlying assets, which can be commodities, precious metals, currency, bond, stock indices. क्या हो रहा है? Derivative का मतलब है it is a simple document or certificate ही है वो, instrument है वो, but its value is derived from something else. That is why the name derivative. The value is derived from something else. वो something else क्या है? वो कोई और asset हो सकता है, वो कोई commodity हो सकती है, वो gold हो सकता है, वो कोई bonds हो सकते हैं, कोई property हो सकती है, stock index भी हो सकता है कि सीधा सेंसेक्स के ऊपर बेस्ड है, या कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स के प्राइसेस के ऊपर बेस्ड है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू उनसे रिलेटेड होती है. 4 common examples of derivative instruments are futures, forwards, options and swaps. ठीक है, futures क्या होता है? I will only discuss the two of you with you today, two of these first with you today, ताकि ये clear हो जाए, and then बाकी करेंगे. Futures are exchange traded contracts to sell or buy financial instruments or physical commodities for a future delivery at an agreed price. क्या बोल रहे हैं? Exchange traded contracts, यानी कि first off, मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में इनको बाय और सेल कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, financial instruments or physical commodities for a future delivery at an agreed price, यानी कि date of the transaction is predetermined, the amount of the transaction is predetermined, the price, and then you are going to buy and sell it at an, it is like a contract कि in future I will sell or I will buy these instrument, these commodities from you इस डेट पे और इस प्राइस में. उससे पहले अगर किसी को कुछ करना है तो वो कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाके. There is an agreement to buy or sell a specified quantity of a financial instrument commodity in a designated future month at a price agreed upon the buyer and seller. एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉपर अग्रीमेंट है ये. बायर और सेलर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि प्राइस कितना होगा, किस डेट पे करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट के लिए करेंगे. To make trading possible, the BSE specifies certain standardized features of the contract, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इन केस ऑफ इंडिया बात हो रही है, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में फ्यूचर्स की ट्रेडिंग ऐसे ही होती है. जो सेबी है जैसे हमारे केस में, जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं बड़े बड़े, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए आपको ये करना होता है. फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? फॉरवर्ड्स आर अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट. फ्यूचर्स क्या है? एक सिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, तो इसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते. कॉन्ट्रैक्ट में एक बार व्हाट इज रिटन इज रिटन, एंड व्हाट इज टू बी रिटन इज आल्सो अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. Forwards are customized, where settlement takes place on a specific date in the future at a price agreed today. वहां पे तो आप स्टॉक एक्सचेंज में अगर बाय सेल करोगे तो उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंग करोगे. यहाँ पे प्राइस और डेट पहले से डिसाइडेड है, तो बाद में अगर लॉस हो गया तो वो रिस्क है वहां पे.
That is why derivatives are said to be risky instruments. The main features of forwards are they are bilateral contracts and hence exposed to counterparty risk. Bilateral contracts हैं दो parties के बीच में कि कोई buy करेगा कोई sell करेगा और prices क्योंकि कम ज़्यादा हो सकते हैं तो इसीलिए there is a risk. Each contract is custom designed and unique in terms of the contract size, expiration date, asset type and quality. स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है ना वो फ्यूचर्स के केस में होती है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. फॉरवर्ड्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. फॉरवर्ड्स सिंपली दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो इसमें और ज्यादा डिटेल में चीजें पहले से अग्रीड अपॉन होती हैं. व्हाट विल बी द डेट, व्हाट विल बी द प्राइस, किस एसेट के से रिलेटेड होगा and everything. The contract price is generally not available in the public domain because it is like a private unique contract between two parties. It has to be settled by delivery of the asset on the expiration date. आपकी जब डेट एक्सपायर हो गई है कॉन्ट्रैक्ट की उस दिन अगर मैंने डिसाइड दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं इस पर्टिकुलर 1 दिसंबर को आई विल सेल दिस एसेट टू यू एट दिस प्राइस देन इट हैज टू बी डन. नो मैटर व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ दैट एसेट, नो मैटर उससे एक दिन पहले अच्छा था या एक दिन एकदम से गिर गया. अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो डेट है, वो प्राइस है, वो एसेट है, it has to be agreed, it has to be honored. In case the party wishes to reverse the contract, it has to compulsorily go to the same counterparty, which being in a monopoly situation can command the price it wants. That is why यहाँ पे risk है, monopoly situation है, क्योंकि buyer और seller ने पहले से agree कर दिया है सब कुछ, तो prices जो है वो अपने accordingly set करेंगे और इसमें that is why there is a very big amount of risk which is involved. तो अब एक बार difference समझो. Futures क्या है? The nature of the contract is such they are traded on those organized exchanges only. Forwards are over the counter because they are more unique, they are not standardized. Contract terms जैसे futures में हमने कहा standardized है because exchange की regulations के अंदर आ गया. Forwards customized है इसीलिए वो exchanges पे trade नहीं हो सकते. Liquidity futures में ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है? Because they are tradable on the stock exchanges. हम बार बार marketable securities की ट्रेडेबल एक्सचेंजेस की बात इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर सेफ्टी, मोर लिक्विडिटी. फॉरवर्ड क्या है, वो तो फिक्स्ड है कि इस टाइम पीरियड वाले इस डेट पे ही वो रिडीम करेंगे, सो दैट इज व्हाई दे आर लेस लिक्विड. मार्जिन पेमेंट क्या होती है? मार्जिन पेमेंट एक फ्यूचर्स के केस में रिक्वायर्ड और फॉरवर्ड्स के केस में रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मार्जिन पेमेंट्स एक्सचेंज रिलेटेड, एक्सचेंज पे एक्सचेंज पे आपके ब्रोकर के थ्रू पेमेंट होगी, सो दे रिक्वायर यू टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एज अ सेफ कीपिंग. एक मार्जिन रख के चलना है कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए. सेटलमेंट फॉलोज डेली सेटलमेंट, यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है ना सेटलमेंट पीरियड क्या होता है, फ्यूचर्स का डेली बेसिस पे होता है, फॉरवर्ड्स का एट द एंड ऑफ द पीरियड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड था. Squaring off can be reversed with any member of the exchange. Square off of transactions जो reversal of transactions जो हमने भी forwards में पढ़ा था, exchange पे easily हो सकता है because that is simply like buying any security over with any person on the stock exchange. Hundreds of thousands of people are trading on the stock exchange. Forward के केस में the contract can only be reversed with the same counterparty with whom it was entered into. क्योंकि वो unique contract है ना, that is why यहाँ पे हमने last line में बोला if they wish to reverse the contract they have to compulsorily go to the same counterparty because ये customized contract है, ये agreed upon उन दो parties में ही उसको एक asset की जरूरत, आपने एक buyer already ढूंढ रखा था, एक price set था, एक date period set था, तो आप it is and उसके अलावा भी there are 10 terms and conditions which were agreed upon, so that is why you will be able to enter it into with the same person only. दूसरा buyer ढूंढना is next to impossible. ओके तो ये होते हैं फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स. इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आई विल टेक अप योर डाउट्स फर्स्ट फ्रॉम दिस होल. डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आई टोल्ड यू दोनों लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं. डिबेंचर्स आर यूजुअली इशूड बाय कंपनीज ओनली. बॉन्ड्स जो हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड only large companies will be issuing the bonds. You do not understand the fixed deposits. The tenure of an FD can be 715. Fixed deposits ना एक बार काम करना, आपके घर में किसी का भी बैंक में अकाउंट है, किसी ने अगर FD किया हुआ है आप उनसे पूछना, right?
जो बैंक या फिर बैंक की वेबसाइट पे अगर अवेलेबल हो तो अलग अलग रेट्स होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं. दे आर सेइंग फिक्स्ड डिपॉजिट मिनिमम 7 days का हो सकता है, 7 days का, 15 days का, 7 और 6 months का, 1 year का, 2 years का, वो तो होता ही है, करते ही हैं लोग. लेकिन शॉर्ट टर्म का भी होता है ऑब्वियसली, लेकिन उस पर इंटरेस्ट रेट कम होता है. कितना होता है आप एक बार चेक करना, अलग सब बैंक्स अलग अलग देते हैं. Siddhant is asking if the debenture is considered as a type of loan, then the borrower को collateral रखना पड़ेगा in exchange of debt. Like a person, I'm not getting your question. If debenture is considered as a type of loan, then the borrower को collateral रखना पड़ेगा, okay, in exchange of debt, like a person provides a debenture to a company for their financial instrument. देखो हमने जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट से डिस्कस किए ना, हमने कंपनीज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किए कि कंपनी को इशू करते टाइम कंपनी के सिक्योर्ड डिबेंचर, आपने अकाउंटिंग में पढ़े होंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. कोलैटरल आता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स के केस में. यानी कि क्या होता है, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी ना, तो उसका पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है या डॉक्यूमेंट होता है जो भी, उसमें लिखा होगा कि कोलैट सिक्योर्ड डिबेंचर है या अनसिक्योर्ड है. तो सिक्योर्ड है तो उसमें कोलैटरल में क्या है, सिक्योरिटी में कितना अमाउंट का है वो, it will be specified. So what happens in that case is the debenture holder. So if you are a debenture holder of a company, you will be satisfied कि ठीक है 5 साल बाद अगर कंपनी मेरा पैसा नहीं दे पाई तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये they will sell off this asset and pay my money back. Can I invest 2 lakhs in CDs? देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो जो बैंक इशू कर रहे हैं मिनिमम 1 लाख का होता है. अब आपको देखना पड़ेगा कि बैंक, जिस पर्टिकुलर बैंक का आपको सीडी खरीदना है, वो 2 lakhs का देते हैं या नहीं. They said that it is usually short term and very high prices. तो यूजुअली क्या होता है, कंपनीज और इंस्टीट्यूशनल बायर्स ही होते हैं सीडीज के. आप चेक कर लो इफ इंडिविजुअल्स कैन एक्चुअली डू दैट और नॉट. बैंकिंग एक्सेप्टेंस नहीं समझ आया. बैंकिंग एक्सेप्टेंस इज सिंपली लाइक अ सर्टिफिकेट जो बाकी हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं कि एक पर्सन के पास एक डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड अ बैंकर्स एक्सेप्टेंस. वो कंपनी या फिर वो पर्सन बैंक के पास जाएंगे उस इंस्ट्रूमेंट को लेके, लेकिन क्या है वो खरीदा वो उन्होंने एक प्राइस पे और वो रिडीम करेंगे दूसरे प्राइस पे. तो और जो जो दोनों का डिफरेंस होगा, द क्रक्स of all of these debt instruments, of these money market instruments, is this only, that it is being bought at a lower price and then it is redeemed at a face value. तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो इनकम या प्रॉफिट बन जाता है. In repurchase agreements, why will the seller repurchase the security and then buy it again in higher price? They are not repurchasing the security. They are first selling the security. पहले repurchase नहीं हो रही है, पहले sell हो रही है. क्यों sell हो रही है? They need the money. उनको अर्जेंट मनी रिक्वायरमेंट हुआ, उन्होंने कुछ सिक्योरिटीज बेचे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया दैट आई विल बाय इट अगेन फ्रॉम यू. सो इट इज सिंपली लाइक you are paying an interest. Why they are buying it again in high price? Because they are in the form of interest एक पे कर रहे हैं वो इन्वेस्टर को. मैं किसी से लोअर प्राइस पे क्यों खरीदूंगी? दे सोल्ड मी, फॉर एग्जाम्पल एक आशु, यू आर अ कंपनी एंड आई एम अ बायर, ओके, यू आर सेलिंग मी सम अग्रीमेंट्स, 90 रुपीज में आपने मुझे बेच दिया एंड यू सेड कि मैं आपसे 100 रुपीज में वापस खरीद लूंगा. यू टोल्ड मी दैट यू विल बाय इट बैक फ्रॉम मी फॉर 100 रुपीज, तभी मैंने आपसे 90 रुपीज में खरीदने को तैयार हूं मैं, क्योंकि मेरे को 10 रुपीज की इनकम मिलेगी यहाँ से. आपकी ये हो गया मेरा पर्सपेक्टिव कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा. व्हाई विल यू डू दैट? यू आर अ बिजनेस हाउस, यू वांट मनी राइट नाउ फॉर योर बिजनेस नीड्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है ये. यू नीड मनी राइट नाउ फॉर समथिंग, सो यू विल सेल दैट एसेट टू मी. आपको मनी मिल गया आपके उसके लिए एंड आपने मुझसे एक हफ्ते बाद वापस खरीद लिया. Because it is your security, you want it back and it is like an interest you paid me. आपने मुझे कितना से 10 रुपए इंटरेस्ट ही तो पे किया. So that is how they are doing business. I am doing investment. That is what is happening. Is it necessary that seller is going to repurchase the security will be higher price? Can he get it a lower price less than he sold it? Why will I first then buy it from you? Sell buy ही चलता है इसमें. Okay. रीपरचेज करेंगे ही तब कि मैं इससे बाय बैक, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं बाय करूंगा. और ठीक है, इफ दे आर मीनिंग में स्पेसिफिकली जरूरी मान लो नहीं भी है दैट दे आर गोइंग टू बाय इट एट अ हायर प्राइस, फिर कुछ ना कुछ इंसेंटिव एक इन्वेस्टर को तो चाहिए ना. व्हाई विल एन इन्वेस्टर गोइंग टू लॉसेस फॉर दैट?
then you will give me some other incentive. What it is वो कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा, वो डिटेल में और पता चलेगा. बैंकर्स एक्सेप्टेंस मैंने भी दोबारा एक्सप्लेन कर दिया. आई होप यू अंडरस्टूड इट अगेन, वरना मैं दोबारा बता देती हूँ कि ना. डेरिवेटिव्स, देखो डेरिवेटिव्स में क्या होता है. इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. डेरिवेटिव्स होते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव हो सकता है, करेंसी डेरिवेटिव हो सकता है, कोई स्टॉक डेरिवेटिव्स भी हो सकता है. मैंने आपको फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स बताए हैं आज. सिर्फ फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स का भी मीनिंग समझो. क्या कह रहे हैं बेसिकली कि द वैल्यू इज डिपेंडेंट. डिपेंडेंट मत बोलो, इट इज गेटिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स. डिराइविंग द वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स. इसमें वो करेंसी से मिल रही है, वो गोल्ड से मिल रही है, वो किसी और मेटल से मिल रही है, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स सेंसेक्स से मिल रही है, बैंक इंडेक्स से मिल रही है, वो कुछ भी हो सकता है, डॉलर से मिल रही है. करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं. मैं आपको वो सारे वी विल बी कंटिन्यूइंग डेरिवेटिव्स इन द नेक्स्ट क्लास. मैं आपको सारे टाइप्स डिस्कस करूंगी. टुडे आई हैव टोल्ड यू फ्यूचर्स क्या होते हैं और फॉरवर्ड्स क्या होते हैं. फॉरवर्ड्स हैं, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स दोनों दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीड अपॉन प्राइस, एक अग्रीड अपॉन डेट है टू बाय और सेल अ सर्टेन एसेट. लेकिन फ्यूचर्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल है, फॉरवर्ड्स नहीं है. फ्यूचर्स में इसीलिए लिक्विडिटी और सेफ्टी है, फॉरवर्ड्स में नहीं है. लेकिन कंपल्शन कॉन्ट्रैक्ट है कि बाय और सेल तो करना ही पड़ेगा एक पर्टिकुलर डेट के बाद. This is second unit. Please check your syllabus. What kind of question is this? ट्रेजरी बिल्स एक्सप्लेन करना है. देखो ट्रेजरी बिल्स हैं, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है. सो इट इज अ सेंट्रल, इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ट्रेजरी बिल्स वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है. हमने आपको बताया कि करंटली 91 डेज का होता है, या 180 डेज का, या 360 डेज का है. ठीक है, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन के. ठीक है, इट इज सिंपली दैट. उसमें क्या हो रहा है, something is being, now I am an investor, the government RBI, they are going to sell, उन्होंने मार्केट में आया, एक कॉन्ट्रैक्ट आया मार्केट में, अनाउंसमेंट आई, नोटिस आया that the RBI on behalf of the central government, the RBI is going to issue 91 days treasury bills. उसका क्या है, 90 रुपीज का मान लो प्राइस होगा. They are always purchased at a discount and redeemed at par face value. मतलब प्रॉफिट इसमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा. पहले बेच ही डिस्काउंट पे रहे हैं. 100 रुपए की अगर उसकी वैल्यू है, वो 90 रुपए में बेच रहे हैं इन्वेस्टर को, और वो 90 डेज के बाद उसको 100 रुपीज वापस देंगे. तो क्या है, इन्वेस्टर ने 90 रुपीज से 100 रुपीज, 10 रुपीज का प्रॉफिट जो कमाया है, वो एक तरह से इनकम है, वो इंटरेस्ट है, उसको कुछ भी मान लो. वो 90 डेज में उन्होंने वो कमाया है. ट्रेजरी बिल्स में ये होता है. कौन करता है, it is issued by the RBI on behalf of the central government. They are highly liquid because very short term period ke liye they are very safe, because it is a government security. It is not issued by any bank, not issued by any company, not issued by any other person or development bank or any financial institution. So that is why treasury bills are safe. They are highly liquid and they are highly secure. Time value of money का doubt अभी करती हूँ मैं आपका, रुको. Repurchase agreements, futures. Z announced an EGM meeting. What is the meaning of an EGM? Extraordinary general meeting होती है. एक annual general meeting के अलावा EGM हो सकती है, वो होता है. वो आप corporate laws में बाकी इसके बारे में पढ़ना है, मुझे बाकी doubts करने हैं. Repurchase agreements फिर से बताना है, futures फिर से बताना है. मैं आपको PPT में से बताती हूँ ये दोबारा. Then I will get back to Sudhan's question. देखो, repurchase agreements, it is a formal agreement where one party sells a security to another with the promise of buying it back at a later date. It is called a sell buy transaction. पहले बेच रहे हैं और उसके बाद खरीदेंगे. The seller buys the security at a predetermined amount and time, which includes the interest rate at which the buyer agreed to buy the security. मैंने आपको बताया कि a businessman, a company needs money right now. That is why they will sell some securities to an investor. एक तरह से investor के लिए वो buying हो गई. And then उन्होंने जिस date पे sell किया, उसी दिन contract में लिखा है कि एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद
वो सिक्योरिटी दे विल बाय इट बैक फ्रॉम देम एट दिस प्राइस ऑन दिस डेट. तो और वो जो प्राइस है वो एक हायर प्राइस है. इट इंक्लूड्स द लाइन, पढ़ो सेकेंड लाइन. The seller buys the security at a predetermined time and amount, which includes the interest rate at which the buyer agrees to buy the security. ये इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं इन्वेस्टर को. एज एन इन्वेस्टर आई एम गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम इट. व्हाई विल आई बाय इट इफ आई एम नॉट गोइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम इट? The interest rate charged by the buyer for agreeing to buy the security is called repo rate. These come in handy when the seller needs funds for short term. मैंने आपको बताया, why you asked me while they will do it, उनको अपने business के लिए अभी ही पैसा चाहिए. They need that money, then they will sell those securities. Selling करके उनको पैसा मिल जाएगा to use that money for the business. फिर बाद में वो दोबारा उनसे खरीद लेंगे क्योंकि the investor needs their money back. तो अब इसमें क्या है, इन्वेस्टर को उस शॉर्ट टर्म पीरियड में रिटर्न्स मिल गई. 90 रुपीज का अगर पहले खरीदा था और अब 100 रुपीज में वापस उन्होंने कंपनी को दे दी वो सिक्योरिटी, तो जो 10 रुपीज है वो इन्वेस्टर के लिए इनकम हो गई और कंपनी ने वो 10 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट इन्वेस्टर को. रीपर्चेज अग्रीमेंट्स में इससे ज्यादा प्लीज कंफ्यूज मत हो, सिंपल यही ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. फ्यूचर्स यू वर आस्किंग मी नेक्स्ट. I hope forwards are clear. Forwards are customized contracts. Futures are standard contracts. They are exchange traded, यानी कि इनको आप बाय और सेल कर सकते हो एक स्टॉक एक्सचेंज में भी. क्या हो रहा है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक फाइनेंशियल एसेट की डिलीवरी करेंगे आप कुछ टाइम पीरियड के बाद एक अग्रीड अपॉन प्राइस पे. वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, वो एक एसेट भी हो सकता है, कोई कमोडिटी भी हो सकती है, कोई करेंसी भी हो सकती है, कोई स्टॉक्स भी हो सकता है. बट यू हैव अग्रीड अपॉन इन एडवांस that I will buy or sell them to you at this price on this date. उसके अलावा फ्यूचर्स कैन बी, इनको पहले भी आप बाय और सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज में. टू मेक ट्रेडिंग पॉसिबल, द BSE specifies certain standardized features of the contract. Standardized features उनकी यही हैं कि अच्छा आप बताओ कि what is the instrument, what is the price, what is the time period of your contract, buyer कौन है, seller कौन है, कितने प्राइस पे होगा एंड किस डेट पे होगा, कौन से एक्सचेंज पे करेंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. क्लियर है? अगर क्लियर है तो देन आई विल गेट बैक टू दैट क्वेश्चन फ्रॉम टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सी आई, मैं आपसे पीपीटी जो शेयर कर रही हूँ आप उस पीपीटी को यूज कर सकते हो. फाइन. I'm compiling this PPT from a lot of sources. If you want, you can use this PPT if you are not getting a book for the time being. बाद में आपको जब भी स्टडी मटेरियल मिलेगा आप उसको यूज कर लो. बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बहुत सारा आपकी बुक्स में है. प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए आपको रेफर करना है, पीपीटी रेफर करो. थ्योरेटिकल पोर्शन इफ यू लाइक यू कैन यूज द पीपीटीज एज वेल. सेपरेटली आप पीपीटी ही यूज कर सकते हो. Okay, now I will get back to your question of time value of money. Present value is equal to future value plus present value factor. मैम आपने PVIF करवाया था, तो PVF एंड PVIF डिफरेंस क्या है, मुझे कंफ्यूजन है. मैंने आपको ये पहले भी बताया था. देखो PVIF और PVF एक एन्युइटी में होता है और एक सिंगल एसेट केस में होता है. ओके, मैं आई विल ओपन द PPT फॉर यू. क्विकली मैं करने की कोशिश करती हूँ अगर हो सकता है तो. अदरवाइज इफ यू हैव द रिकॉर्डिंग्स विद योरसेल्फ तो प्लीज आप कोशिश करना कि आप खोल सको, वरना मैं ट्राई करती हूँ फटाफट आपको अभी बताने की. वैल्यू. ओके. आई होप इट्स क्लियर नाउ. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो. प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू.
ठीक है, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जाने के लिए पीवीआईएफ यूज होता है. इट बिकम्स लोअर एज द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीजेस, क्योंकि आप पीछे से आप आगे से पीछे वापस आ रहे हैं. Less money is needed to achieve a specific future value when the money is invested for a greater number of years. यानी कि आपने जो हमने जैसे एग्जाम्पल डिस्कस किया था, मैं आपको एग्जाम्पल क्विकली आई विल डू दैट विद यू अगेन. हमने बोला था कि यू वांट टू एक्यूमुलेट $50,000 इन 5 years. तो आपको प्रेजेंटली सिंगल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और आपको 8% रिटर्न चाहिए. ये क्वेश्चन था. यहाँ पे फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आ रहे हैं आप, तो पीवीआईएफ यूज होगा. मैंने आपको बताया था पहले भी. पीवीएएफ जो होता है एन्युइटी फैक्टर, वो एवरी ईयर कितना करेंगे तो होगा. ये लमसम के लिए होता है. सो व्हाट यू आर डूइंग इज फ्यूचर वैल्यू. आपको फ्यूचर में 50,000 रुपए इकट्ठा करना है, तो आज मैं कितना इन्वेस्ट करूं उसके लिए पीवीआईएफ यूज होता है. तो आज मुझे 8% के रेट पे कितने 5 साल में एन्युइटी टेबल में देखेंगे, पीवीआईएफ टेबल में देखेंगे 50,000 इंटू उसका रेट जो फैक्टर है एन्युइटी टेबल में गिवन है 0.681, उससे मल्टीप्लाई कर दिया. यू नीड टू इन्वेस्ट 34,050 टू हैव 50,000 इन 5 years एट अ रेट ऑफ 8%. फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आ रहा है, एन्युइटी नहीं है यहाँ पे, फिक्स्ड अमाउंट है, तब पीवीआईएफ यूज हो रहा है. ठीक है, 50,000 रुपए मुझे 5 साल के बाद चाहिए, तो मैं आज कितना इन्वेस्ट करूँ ये डिटरमाइन करने के लिए पीवीआईएफ एट द रेट ऑफ 8% फॉर 5 years लगा. अब एन्युइटी सुनना, एन्युइटी का एग्जाम्पल देखो. फ्यूचर से प्रेजेंट की बात करनी की थी ना आपने मुझसे, तो मैं आपसे वही वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ. या दैट यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने लॉटरी आपको मिल गई है 1,50,000 की, और हर 20 साल तक हर साल मिलेगा. पीवीआईएफए. तुमने मुझे डाउट में क्या पूछा है? पीवीएफ तो कुछ है ही नहीं, पीवीआईएफ है. या तो आईएफ ए है या आईएफ है. प्लस नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Please don't get confused. Do these questions. Please go back to these PPTs. If you have the recordings, please go back to them and see what we had discussed. Recording नहीं है तो उसमें फिर जो PPT तो होगी in the whole video. Please go back to that and see again. फिर भी कोई डाउट है, मैं दोनों टॉपिक्स फिर दोबारा शॉर्ट में दोनों के क्वेश्चंस एक एक बार दोबारा करवा दूंगी. Okay, Siddhant. So I hope it is clear now. I will continue with derivatives in the next class. Share the PPTs. देखो PPTs जो हैं, there is no separate place here to do that. आपकी recordings ही आपके पास जाती हैं, तो उसमें PPTs आपको मिल जाती हैं. When I'm discussing this with you, my PPT is always open, right? तो जब मिल जाएगा आपको, then you can do it. In the meantime, जब तक आपको नहीं मिल रहा है, please try to study yourself. Okay? Yes, these classes are recorded. You go back to see. What is your confusion? Okay, Siddhant, clear है ना? Okay, we'll move with this topic in the next class. Siddhant, अगर आपको फिर भी doubt आता है, I will do the questions once again. PVIF है, वो PVF नहीं है. Okay, we'll continue with unit 2 in the next class, and derivatives we'll study. Okay, thank you.